हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 आज से स्टार्ट। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 4 के जो एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट किया था। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ फिजिक्स में क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th तक की एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स अपलोडेड है और साथ में केमिस्ट्री जो 11th और 12th की है कंटिन्यू है। तो यदि आप 11th 12th या 9 से लेकर 12th के बच्चे हैं तो काफी अधिक आपके लिए क्या होगा, ये फायदेमंद है। तो आज से शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th का, और वह हमारा है पृष्ठ रसायन, जिसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। पहली बात आती है कि आखिर यह केमिस्ट्री तो हमने पढ़ी है और केमिस्ट्री की डेफिनेशन को भी बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन ये पृष्ठ रसायन क्या है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो केमिस्ट्री पढ़ी थी वह किसी, हम कह सकते हैं, एक यौगिक में किसी दूसरे यौगिक को, यदि दो तत्वों को, यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से, हम कह सकते हैं, अभिक्रियाएं करते हैं। यानी कि एक यौगिक दूसरे के साथ, हम कह सकते हैं, स्थूल रूप में, पूर्ण अभिक्रियाओं को हम कहते हैं स्थूल रूप में एक दूसरे के साथ मिल करके रासायनिक अभिक्रिया घटित करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम जिन रासायनिक अभिक्रियाओं का जिक्र करेंगे, जिसका वर्णन करेंगे, वह वास्तव में ठोसों के पृष्ठ पर घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित होगा। और हम यह भी कह सकते हैं कि वास्तव में जो पृष्ठ रसायन है वह रसायन विज्ञान की एक अलग डिफरेंट एक ब्रांच है, और इसका जो मेनली यूज होता है वह हमारा होता है इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो हमारे पास पदार्थ होते हैं या ठोस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है, पृष्ठ रसायन का हम कह सकते हैं यूज होता है औद्योगिक इंडस्ट्री के रूप में, और साथ ही स्टडी करने में अलग अलग मटेरियल्स की। तो सबसे पहले समझते हैं पृष्ठ रसायन की डेफिनेशन को, फिर इसको डिटेल में और आगे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पृष्ठ रसायन है हमारे पास, टॉपिक है पृष्ठ रसायन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या होता है पृष्ठ रसायन? हमने कहा रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो किसी ठोस के सतह अथवा पृष्ठ पर घटित होने वाली रासायनिक अथवा भौतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, उस ब्रांच को केमिस्ट्री की हम कहते हैं पृष्ठ रसायन। तो परिभाषा लिखते हैं, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो किसी ठोस के सतह अथवा, सतह को ही आप जानते हैं पृष्ठ भी कहते हैं, कि सतह अथवा पृष्ठ पर होने वाली रासायनिक अथवा भौतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। केमिस्ट्री की वही ब्रांच हमें क्या कहलाती है? पृष्ठ रसायन कहलाती है। करता है या करती है, पृष्ठ रसायन कहलाती है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। और ऐसा नहीं है कि पृष्ठ रसायन आप देखेंगे कि केवल यहां एक चैप्टर तक सीमित है, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इसके बहुत अधिक एग्जाम्पल्स हैं। तो पृष्ठ रसायन में हमने कहा कि यदि कोई ठोस हम लें और उस ठोस में कोई दूसरा पदार्थ इस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है, इस प्रकार से घटित हो रहा है कि वह केवल ठोस के ऊपरी सतह पर ही प्रभाव हमें दिख रहा है। जैसे काफी अच्छा सा एग्जांपल हम कह सकते हैं वो है जैसे ठोस लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया है। आपने देखा होगा लोहे पर जो जंग लगता है वह सतह पर लगता है। उस अभिक्रिया को आपको ध्यान हो, हमने उसे कहा था संक्षारण की अभिक्रिया। तो जैसे इसका एग्जांपल में हम कहें संक्षारण, और संक्षारण क्या है? जैसे लोहे के पृष्ठ पर जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे के जो जंग लगता है वो उसके पृष्ठ से शुरुआत होती है। सबसे पहले उसके पृष्ठ का कलर चेंज होता है, उसमें भूरापन आता है।
फिर वो धीरे धीरे कर करके हम कह सकते हैं भले ही लोहे के अंदर तक भीतर तक जाकर के वह जंग लगता हो, लेकिन प्रारंभ में हमेशा पृष्ठ से ही यह अभिक्रिया शुरू होती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वही हमारी क्या होती है, पृष्ठ रसायन को प्रदर्शित करती है। और जैसे मैंने कहा यह क्या कहलाती है, ऐसी घटना, लोहे पर जंग लगने की घटना क्या है, संक्षारण की घटना है। तो यहां पर हमें यह बात तो समझ में आ गई कि पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी दूसरे यौगिक के प्रभाव को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वह प्रभाव भौतिक रूप से भी हो सकता है और रासायनिक रूप से भी हो सकता है। अब हमने कहा यहां पर पृष्ठ की बात करिए मेनली कि ठोस के पृष्ठ पर यह घटना घटित होगी। अब इसी से संबंधित हम अगला टॉपिक लेते हैं हमारे एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है जो कि अब आ रहा है, यह है 5.1 जिसे कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण इंग्लिश में से कहा जाता है एडॉप्शन, एडसॉर्प्शन। तो अधिशोषण क्या होता है? आपने एक शब्द सुना होगा अवशोषण। अवशोषण जिसे अब्जॉर्प्शन कहा जाता है, अब्जॉर्व करना कहते हैं। और अवशोषण क्या होता है? आपने यदि सामान्य जीवन में देखा हो, यदि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को पूर्ण रूप से अपने अंदर सोख लेती है तो हम कैसे इसने अवशोषित कर लिया। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, आपके घरों में गद्दे होते हैं या चेयर्स होती हैं, चेयर्स के बीच में आपने देखा होगा फॉर्म होता है। आप यदि फॉर्म को निकालें और फॉर्म को आप किसी, हम कह सकते हैं जल में डुबो दीजिए, किसी इंक में डुबो दीजिए, तो फॉर्म क्या करता है, उस पूरी इंक को या उस जल को मैक्सिमम अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यह घटना कहलाती है अवशोषण की घटना। ध्यान रखिएगा इस बात को। अवशोषण में क्या होता है, फॉर्म के पूरा का पूरा हिस्सा, चाहे वो बाहर का पृष्ठ हो, चाहे उसके अंदर का भाग हो, चाहे कोई भी हिस्सा हो, सारे के सारे हिस्से समान रूप से द्रव को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं। इस घटना को कहेंगे इस घटना को कहेंगे अवशोषण की घटना। और हम यहां पर बात कर रहे हैं अधिशोषण की। अधिशोषण अवशोषण को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है, और अधिशोषण संबंधित होता है पृष्ठ पर अवशोषण की घटना से। अर्थात अवशोषण तो हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है, किसी ठोस के पृष्ठ पर हो रहा है। तो किसी ठोस के पृष्ठ पर जब किसी एक ठोस द्वारा किसी दूसरे गैस को या द्रव को अपने पृष्ठ पर हम कह सकते हैं एकत्रित कर लिया जाता है, तो इस घटना को हम कहते हैं अधिशोषण की घटना। यहां शब्द आ रहा है एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्र मतलब वो पृष्ठ पर ही रहेगा, पृष्ठ के भीतर ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगा। और पृष्ठ पर भी आप कितना कह सकते हैं, कहां तक रहेगा? तो पृष्ठ पर आप जानते हैं जो अणुओं की एक लेयर होगी, सबसे टॉप लेयर, तो उस टॉप लेयर के भीतर लगभग 5वें या 7वें लेयर तक ये जो हम कह सकते हैं अधिशोषण की घटना होती है वो घटित होती है। यानी कि डायग्राम से बनाऊं तो मैंने कहा ये मेरे पास एक ठोस है, ये ठोस का ऊपर का पृष्ठ है, ये क्या है, पृष्ठ। इसकी ये अणुओं की ये लेयर्स है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इतनी लेयर है मान लेते हैं। तो यदि इसके ऊपर कोई, हम कह सकते हैं इस ठोस को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां बाहर कोई गैस हो, तो इसकी प्रवृत्ति होगी उस गैस के अणुओं को अपने पृष्ठ पर अवशोषित करने की, अपने पृष्ठ के अंदर खींचने की। और पृष्ठ के अंदर कितनी गहराई तक खींच सकता है? हम कहते हैं अणुओं की लगभग 7 लेयर तक वो खींच सकता है। क्या कहा हमने? अणुओं की 7 सतहों तक ठोस द्रव या गैस को पृष्ठ पर हम कह सकते हैं एकत्रित करता है, एकत्रित करता है। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। यह कहां हो रहा है? केवल पृष्ठ पर यह घटना घटित हो रही है। पूरे इस ठोस के यहां तक, अंदर की सतह तक ये एकत्रण नहीं होगा, ये एकत्रित नहीं होगी, चाहे वो गैस हो चाहे वो द्रव हो। तो यह हमारी घटना क्या है? अधिशोषण की घटना। तो अधिशोषण की घटना की यदि हम डेफिनेशन दें तो क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं किसी ठोस के
किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी गैस अथवा द्रव के अणुओं के एकत्रित होने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण कहते हैं। और इस अधिशोषण को कहा हमने इंग्लिश में एडॉप्शन कहा जाता है। तो इतनी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब अधिशोषण तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम विलयन आपको बताया था, तो विलयन कैसे बनता है? जब एक विलायक में कुछ विलेय मिलाया जाता है तो एक विलयन का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अधिशोषण की घटना में अधिशोषक यानी कि जो है ठोस, और अधिशोष्य यानी कि जो गैस या हम कह सकते हैं द्रव, जो क्या है ठोस के पृष्ठ पर एकत्रित हो रहा है, ठोस से चिपक रहा है, उसे हम कहते हैं अधिशोष्य। और इनके मिलने से अधिशोषण की घटना घटित होती है। तो क्या क्या यहां पर शब्दों का इस्तेमाल होगा उस पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि आगे इन्हीं शब्दों का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। आपको ये नहीं कहेंगे कि एक ठोस है और ठोस क्या कर रहा है, अपने पृष्ठ पर किसी द्रव या गैस को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम केवल वहां टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको टर्म्स याद होनी चाहिए। तो पहले मैंने क्या कहा, पहला हमने शब्द कहा अधिशोषण, तो आपको समझ में आ गया अधिशोषण क्या होता है। अब हम कहेंगे अधिशोषक। अधिशोषक, तो अधिशोषक क्या है? अधिशोषक को कहते हैं कि वह ठोस जो द्रव अथवा गैस के अणुओं को अपने पृष्ठ पर अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करता है, अधिशोषक कहलाता है। अधिशोषक कहलाता है। इसका अर्थ है ये जो ठोस है, जो जिसके पृष्ठ पर कोई गैस के अणु एकत्रित हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं अधिशोषक। शोषक, इसको अधिशोषक कहेंगे। सेकंड बात कि जो दूसरी टर्म हमारे पास आती है वो होती है अधिशोष्य। अधिशोष्य, और इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वह गैस जिसके अणु किसके द्वारा, अधिशोषक के द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं। वह गैस जिसके अणु ठोस, जिसको मैंने अभी नाम दिया अधिशोषक। तो हमने कहा अधिशोषी क्या है? वह गैस जिसके अणु ठोस यानी कि अधिशोषक द्वारा पृष्ठ पर अवशोषित कर लिए जाते हैं। और या अवशोषित की जगह अवशोषित भी कह सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ पर घटना हो रही है, तो पृष्ठ पर जो अवशोषण की घटना है हम कह सकते हैं वही अधिशोषण है। तो पृष्ठ पर एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं, उसे अधिशोष्य कहते हैं। अधिशोष्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां पर क्या क्या बातें समझ में आ गई। पहली चीज हमने समझी पृष्ठ रसायन क्या है। तो पृष्ठ रसायन में हमने देखा कि कोई ऐसा ठोस जिस पर की कोई भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया केवल उसके पृष्ठ तक ही सीमित है, ऐसी रसायन को, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच को हम पृष्ठ रसायन कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। फिर यहां पर हमने सोचा कि अधिशोषण क्या होता है, इसको समझा। अधिशोषण हमने कहा अवशोषण की ही हम कह सकते हैं एक विशेष स्टेज है, एक स्पेसिफिक फॉर्म है। अधिशोषण किसी ठोस के द्वारा या किसी एक तत्व के द्वारा किसी दूसरे तत्व को समान रूप से
अपने अंदर समाहित करने की जो घटना होती है उसे कहते हैं अवशोषण। जैसे मैंने आपको स्पंज का उदाहरण दिया कि कोई फॉर्म लीजिए या स्पंज लीजिए, उसे किसी द्रव में डुबोते हैं तो पूरा द्रव उसके अंदर एक समान रूप से अवशोषित हो जाता है, एक समान रूप से सब जगह एकत्रित हो जाता है। तो इस घटना को कहते हैं अवशोषण। जबकि अधिशोषण में क्या होता है, हमने कहा किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी गैस अथवा द्रव के अणुओं के एकत्रित होने की घटना को हम क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। तो पृष्ठ पर यदि अवशोषण की घटना हो तो उसे अधिशोषण कहेंगे, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और यहीं पर हम दो टर्म्स का यूज करेंगे। पहला, वह ठोस जो क्या कर रहा है अधिशोषण की घटना में, जिसके पृष्ठ पर कोई गैस के कण या अणु एकत्रित हो रहे हैं, उस ठोस को हम कहेंगे अधिशोषण। और जो गैस होती है यहां पर क्या है, हम कह सकते हैं ये जो गैस है जो यहां पृष्ठ पर क्या हो गई, संचित हो गई, ये गैस के अणु पृष्ठ पर संचित हो गए, तो इस गैस को हम कहेंगे, यह जो हमारी होती है इसे नाम देते हैं अधिशोष्य। अधिशोष्य। तो इन टर्मिनोलॉजी का हमने यहां पर इस्तेमाल किया है। अब हम कहें कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स पे चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या व्यावहारिक जीवन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस घटना का हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से यूज करते हैं, इस चीज को भी समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने अधिशोषण को समझा और देखा अधिशोषण की घटना में एक अधिशोषक होता है, एक अधिशोष्य होता है। अधिशोषक अधिशोष्य को अपने पृष्ठ पर क्या कर लेता है, सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण की घटना कहते हैं। अब काफी बच्चों को इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है कि अधिशोषक क्या हुआ, अधिशोष्य क्या हुआ, इसको याद करने में कहीं बार वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़े से यदि हम इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल समझें तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो समझिए, मैंने कहा जैसे है, मैंने कहा अधिशोषण होता है, अधिशोषण, अधिशोषण को कहते हैं एड्सॉर्प्शन। और इसमें क्या होता है, हमने कहा एक ठोस है जो कि हमारा, और एक हमने कहा गैस है। तो जो ठोस है उसको हमने क्या कहा, वो है अधिशोषक। ठोस हमारा है अधिशोषक, और जो गैस है वो क्या है, अधिशोष्य। अधिशोष्य। इनके इंग्लिश वर्ड में समझें तो ये हमारे पास होता है एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट कहा जाता है अधिशोषक को, और अधिशोष्य को क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेट। अब आप कह रहे होंगे कि सर हिंदी में तो ठीक है पर अंग्रेजी में क्यों समझा रहे हो, तो आप कहीं पर कंफ्यूज न हो, इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इसकी कंपैरिजन कर रहा हूं एक विलियन से। अब समझिए विलियन क्या होता है। जो विलियन है उसमें भी दो चीजें होती है, एक होता है विलायक और दूसरा क्या होता है, विलेय। तो विलायक को विलेय में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, विलियन तैयार हो जाता है। और विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट, और विलेय को कहते हैं सॉल्यूट। अब आप समझते हैं कि विलेय विलायक में घुलता है। किसकी मात्रा ज्यादा है, विलायक की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा कम होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। अब इसको यदि आप इससे विलियन की घटना को अधिशोषण की घटना से यदि कंपेयर करो तो आप तब इन शब्दों में कंफ्यूज नहीं होगे। देखिए, विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा है, मान ले मैं जल में चीनी घोल रहा हूं तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया। तो विलायक के पीछे क्या आया है, सॉल्वेंट, ENT आ रहा है। और यहां पर भी देखिए अधिशोषक के पीछे क्या आ रहा है, ENT आ रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि विलायक या अधिशोषक एक ही चीज है जिसकी मात्रा ज्यादा है। अधिशोषण के मामले में उसको कहेंगे अधिशोषक, यानी कि वो है ठोस, और विलियन के मामले में उसको कहते हैं विलायक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक इसी प्रकार से यहां देखिए, जो अधिशोष्य है, जिसको मैंने कहा कोई एक गैस हो सकती है, उसको इंग्लिश में एड्सॉर्बेट कहा जाता है, और विलेय को इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूट। तो TE यहां पर आप देख रहे होंगे ये पीछे एक दूसरे से क्या कर रही है, मैचिंग हो रही है इसकी। तो यदि आप कहीं पर कंफ्यूज हो कि अधिशोष्य क्या है, अधिशोषक क्या है,
ठोस को अधिशोषक कहेंगे या अधिशोष्य कहेंगे, कभी ऐसा कंफ्यूजन आए आपके दिमाग में तो आप इस चीज को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो ये तो मैंने आपको केवल एक समझाने के लिए कहा। अब बात आती है कि अधिशोषण का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। तो अधिशोषण के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो आखिर अधिशोषण का पता कैसे चला। हमने यह देखा कि यदि हम कोई एक ठोस लें, और ठोस में आप कह सकते हैं जैसे हम क्या ले लें, चूर्णित चारकोल ले लें। हमने क्या कहा, ठोस के रूप में क्या ले लिया, चूर्णित चारकोल। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर चारकोल तो ठीक है, लेकिन चूर्णित का क्या अर्थ हो। चूर्णित मतलब चूरी के रूप में। तो आखिर चारकोल, और यदि चारकोल का मैं एक बड़ा टुकड़ा ले लूं और एक उसी टुकड़े को चूर्ण के रूप में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या दोनों में अंतर है। हम कहेंगे जब आप जनरल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यदि अवशोषण की घटना की बात करेंगे तो वहां पर हो सकता है कोई अंतर ना हो, लेकिन अधिशोषण की जब घटना बात करेंगे, जब हम पृष्ठ रसायन की बात करेंगे, तो एक चारकोल के बड़े टुकड़े में और चूर्णित चारकोल में बहुत अंतर होगा। चारकोल के बड़े टुकड़े में जो बाह्य पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल कम होगा। यदि उसी चारकोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए चूर्णित चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने कहा ठोस के रूप में चूर्णित चारकोल, और दूसरा गैस के रूप में यदि हम हाइड्रोजन ले लें, या हम क्लोरीन ले लें, या हम अमोनिया ले लें, इन गैसों का यदि इस्तेमाल किया जाए और एक बर्तन लें, उस बर्तन में पहले हमने क्या भर लिया, ये गैसें भर ली। तो देखिए गैस का दाब हमने चेक कर लिया। उसके बाद उसी बर्तन में हम कहते हैं थोड़ा सा चूर्णित चारकोल हमने डाल दिया, या आप ये कह सकते हैं कि हमने किसी एक बर्तन लिया, उस बर्तन में चूर्णित चारकोल और यह गैसें भर ली। तो प्रारंभ में एकदम जैसे फ्लास्क को बंद करके उसका दाब चेक किया तो देखा दाब ज्यादा था, और थोड़े समय बाद हम देखते हैं उसी फ्लास्क का दाब जो होता है कम हो जाता है। तो अब बात आती है आखिर उस बंद फ्लास्क का दाब, जिसका हमने न ताप बढ़ाया है न उसका आयतन परिवर्तित किया है, उसका दाब परिवर्तित कैसे हो गया। तो वहां दाब परिवर्तित होने का कारण होता है कि ये चूर्णित चारकोल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वह इन गैस के अणुओं को अपने पृष्ठ पर क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, अपने पृष्ठ पर सोख लेते हैं, अपने पृष्ठ पर खींच लेते हैं। और इस कारण से जो हम कह सकते हैं कि उस फ्लास्क का जो दाब होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि गैस के कुछ अणु क्या हो गए, इस चूर्णित चारकोल के पृष्ठ पर संचित हो गए। तो गैस के अणुओं की मात्रा में कमी आ गई तो गैस का दाब कम हो गया। तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये है। दूसरा एग्जाम्पल कहें, सेकंड एग्जाम्पल की बात कहें, आपने टीवी में ऐड देखे होंगे और उसमें आपको ध्यान हो कभी एक ऐड दिखाते हैं एक्टिवेटेड कार्बन का, जिसे हम कहते हैं जानतव्य चारकोल। तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या चीज हुई। देखिए एक तो होता है चारकोल या कार्बन, तो एक ही चीज हुई, लेकिन एक्टिवेटेड का क्या अर्थ है। यदि हम कुछ ऐसे तत्व लें, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी ऐसे तत्व जिसमें क्या हो, कार्बन की मात्रा हो, चारकोल होता हो, यदि हम उस तत्व को 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें कुछ विशेष विधियों से, तो वो क्या हो जाता है, एक एक्टिवेटेड चारकोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल वास्तव में क्या है, हम उस प्रोसेस को भूल जाएं कि वो कैसे एक्टिवेटेड, एक चारकोल या एक कार्बन कैसे एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट हुआ। इस प्रोसेस को यदि एक तरफ हटा के रख भी दें तो हमें समझना है एक्टिवेटेड कार्बन क्या है। एक्टिवेटेड कार्बन, कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनका जो सतह पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह सामान्य चारकोल, सामान्य कार्बन की तुलना में कई गुना अधिक होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो एक ऐसा चारकोल जिसके पृष्ठ का क्षेत्रफल सामान्य कार्बन के टुकड़े की अपेक्षा काफी ज्यादा हो, बढ़ जाता है, तो हम उसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल या एक्टिवेटेड कार्बन या जानतव्य चारकोल भी नाम दिया जाता है। अब कहां आपने इसका एग्जाम्पल दिया होगा, आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर हम वाटर प्यूरिफायर के यदि एग्जाम्पल देखें, या फिर आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर अब तो टूथपेस्ट में भी कहा जाता है एक्टिवेटेड, हम कह सकते हैं कार्बन है या चारकोल है। उसमें दिखाते हैं एक फ्लास्क होता है, उस फ्लास्क हमने लिया, इस प्रकार से एक फ्लास्क लेते हैं और उस फ्लास्क के अंदर हम एक रंगीन द्रव डाल के रखते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है, रंगीन द्रव होता है एक। और इस रंगीन द्रव में मान लेते हैं ये रंगीन द्रव किसी भी रंग का हो सकता है, देखते हैं कि जैसे इस पर
एक्टिवेटेड कार्बन यानी कि चारकोल के टुकड़े डाले जाते हैं, छोटे छोटे हमने टुकड़े डाल दिए एक्टिवेटेड कार्बन के। यहां मैं इसका साइज बढ़ा करके दिखा रहा हूं, इतना बड़ा नहीं होता। जैसे ही इसके अंदर ये एक्टिवेटेड कार्बन के टुकड़े डाले जाते हैं, तुरंत इस जो विलियन का जो रंग होता है वो गायब हो जाता है। क्यों होता होगा गायब? क्योंकि इस विलियन के हम कह सकते हैं दो घटक हैं, एक तो द्रव है ही, और एक इस द्रव में जो विरंजक है, जो रंग है, उस रंग के भी कुछ अणु हैं। रंग के सारे अणु क्या होते हैं, इस एक्टिवेटेड चारकोल के पृष्ठ पर आकर्षित हो जाते हैं, उसकी तरफ खिंच जाते हैं। और जब पूरे विलियन से वो रंग इस पृष्ठ पर उस रंग के सारे अणु इस एक्टिवेटेड चारकोल के पृष्ठ पर संचित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो इस विलियन का जो रंग होता है, जो पहले कलर्ड था, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आप देखना, आपको टीवी में एक दो ऐड ऐसे जरूर दिखाई देंगे, आप यदि ध्यान दोगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो हमने कहा इसका एग्जाम्पल होता है, यदि हम एक कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन ले, कोई कार्बनिक सॉल्यूशन ले, जैसे हमने कहा मैथिलीन ब्लू। मैथिलीन ब्लू हमने क्या ले लिया, एक विलियन ले लिया, एक विलियन है, ये हमने एक द्रव ले लिया मैथिलीन ब्लू का केमिकल सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या कर दिया, एक्टिवेटेड कार्बन जोड़ दिया है, यानी कि जांतव्य या जांतव हम कह सकते हैं चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, ये हमने डालते हैं। तो जैसे ही मैथिलीन ब्लू के विलियन में एक्टिवेटेड चारकोल के कुछ बॉल्स डालते हैं, कुछ टुकड़े डालते हैं, तुरंत इस विलियन का जो रंग, जो नीला नीला रंग होता है, वो हट जाता है, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट में बदल जाता है, एक पारदर्शी द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप देखना टीवी में ऐसा दिखाते हैं, और कहीं जगहों पर आपको ब्लू सॉल्यूशन दिखाएंगे, कहीं जगहों पर आपको ब्लैक सॉल्यूशन दिखाएंगे, पर दोनों में घटना सेम होती है कि जैसे ही आप उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल डालते हो, वो क्या हो जाता है, थोड़ी ही देर में सारे के सारे जो विलियन का जो रंग होता है उसे उड़ा देता है, क्योंकि कार्बन के पृष्ठ पर वो सारे के सारे जो रंजक के जो अणु होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जो हमारा विलियन होता है वो एकदम क्लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको दिखाया जाता है। यह भी जो एग्जाम्पल है वह एक अधिशोषण का ही एग्जाम्पल है। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरा, यदि हम एग्जाम्पल देखें व्यवहारिक जीवन में, तो आपने देखा होगा जब आप कोई नया कोई, हम मान लो आप एक बैग खरीद के लाते हैं, या फिर आपने कभी ऑर्डर किया हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ऑर्डर किया हो, तो आपने देखा होगा उस सामान के पैकेट के भीतर आपको छोटे छोटे व्हाइट कलर के पैकेट्स मिलते हैं, और उन व्हाइट पैकेट्स जो होते हैं उस पर यदि आप पकड़ेंगे तो आपको छोटे छोटे टुकड़े से उसके अंदर महसूस होते हैं। तो उसके अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हमारा होता है, जिसे सिलिका कहते हैं, सिलिका जेल, सिलिका जेल। ये सिलिका जेल के छोटे छोटे कण उस पैकेटों के अंदर होते हैं। तो उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट यह है कि यदि उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर कहीं से वातावरण की मॉइस्चर आ भी जाती है, तो सिलिका जेल की खास बात क्या होती है, वो उस मॉइस्चर को, उस जल वाष्प की छोटी छोटी बूंदों को अपने पृष्ठ पर क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण वो जो भी मटेरियल है वह मॉइस्चर के कारण खराब नहीं हो पाते, और वो क्या होते हैं, अच्छे लंबे समय तक वैसे ही अच्छे से बने हुए रहते हैं। तो वहां पर भी सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। जैसे ऊपर की ओर हमने देखा था एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल किया गया था इस मैथिलीन ब्लू के विलियन से ब्लू कलर हटाने के लिए। ठीक है, यहां पर हमने कहा सामानों के अंदर सिलिका जेल को छोटे छोटे टुकड़ों को पैकेट्स में भर करके उसके अंदर डाल दिया जाता है सामानों के अंदर, कि यदि कहीं से कोई मॉइस्चर आए तो सिलिका जेल क्या कर ले, उसको अवशोषित कर ले, अधिशोषित कर ले, क्योंकि सिलिका जेल भी क्या करेगी, अपने पृष्ठ पर उस वाष्प को या उस मॉइस्चर को अवशोषित कर लेगी। तो पृष्ठ पर करेगी, इसलिए उसको अधिशोषण कह रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम कहें कि आखिर ऐसा होता क्यों है, अधिशोषण की घटना घटित क्यों होती है। और केवल ये हम कह सकते हैं कि किताबों के केवल यही एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है। आप देखिए, यदि आप कहीं पर जा रहे हैं और अगल बगल कहीं डस्ट उड़ रही है, तो आपके कपड़ों पर भी जल्दी से धूल क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो धूल के कण क्यों आपके कपड़ों पर चिपक रहे हैं, और वो भी आप देख रहे होंगे कपड़ों की ऊपरी सतह पर ही चिपकते हैं, अंदर की ओर नहीं चिपकते। वह भी क्या है, एक अधिशोषण का ही एग्जाम्पल है। अब ऐसा क्यों होता है इसे समझिए। हम कारण समझते हैं,
अधिशोषण का कारण। अधिशोषण का कारण क्या है? हमने कहा कोई एक ठोस मैंने यहां पर ले लिया, आप ठोस ले लीजिए। ठोस में मैंने कहा छोटे छोटे आपने अणु बना लिए, यहां पर दूसरी लेयर मैंने बना दी, यहां पर तीसरी लेयर बना दी, यहां पर भी बना देते हैं। इस प्रकार से हमने ये मान लो ये इन अणुओं से मिलकर के ठोस का निर्माण हुआ है। अब आप अंदर के अणुओं पे ध्यान दीजिए, देखिए इस वाले अणु पे ध्यान दीजिए। इस अणु पर इसके अगल बगल के सारे अणुओं द्वारा, चाहे ये वाला अणु हो, ये ऊपर का ये वाला अणु हो, ये भी इस पर क्या लगा रहा है? एक आकर्षण बल लगा रहा है अपनी दिशा में, ये भी आकर्षण बल लगा रहा है, ये भी आकर्षण बल लगा रहा है, ये भी आकर्षण बल लगा रहा है। तो बीच के अणु पर उसके अगल बगल के अणुओं द्वारा एक समान रूप से आकर्षण बल लगाया जाता है। तो इस पर परिणामी बल क्या हो गया? शून्य हो गया। तो ये हम कह सकते हैं एक प्रकार से संतुलित अवस्था में हो गया ये अणु। अब ठीक ऐसा ही बलों का संदर्भ में हम बात करें ऊपर पृष्ठ के ऊपर जो हमारे अणु हैं, मान लेते हैं इस अणु के ऊपर बात करते हैं। इस अणु पर देखिए कौन कौन से बल लग रहे हैं? इधर की ओर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, ये वाला अणु आकर्षण बल लगा रहा है, नीचे वाला अणु भी आकर्षण बल लगा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ से कोई अणु आकर्षण बल नहीं लगा रहा है। तो यानी कि ऊपर का किसी ठोस के सतह पर जितने भी अणु होते हैं, उन अणुओं पर ठोस के भीतर के अणुओं की तुलना में कुछ बल क्या होते हैं? असंतुलित होते हैं। उन बलों को संतुलित करने के उद्देश्य से, उन बलों को संतुलित करने की चाह से, उन बलों को संतुलित करने के हम कह सकते हैं उद्देश्य से ऊपर के जो अणु होते हैं वो बाहर की जो गैस होती है या कोई दूसरे अणु होते हैं उन अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा जो ऊपर के जितने भी अणु हैं, चाहे वो ये वाला अणु हो, चाहे ये अणु हो, ये अणु हो, यह हो, ये हो, ये सारे के सारे अणु ऊपर की ओर यदि किसी गैस के कोई अणु घूम रहे हैं तो इन अणुओं को ये अणु क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब ऊपर के अणु इसके पृष्ठ पर आकर के यहां पर कोई खड़ा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, मान लो ये वाला अणु यहां से आया, मैं यहां वाले अणु को दिखाता हूं आपको। मान लेते हैं ये वाला अणु था, ये अणु था और ये अणु यहां से आया और इस वाले अणु के ऊपर की ओर इकट्ठा हो गया यहां पर। तो अब देखिए क्या इस पे तीन तरफ से आकर्षण बल लग रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ऊपर भी अणु हो गया तो इस पर ऊपर की तरफ से भी क्या लग गया? आकर्षण बल लग रहा है। तो अब चारों तरफ से जैसे ठोस के भीतर के अणुओं पर सभी दिशाओं से समान रूप से आकर्षण बल लग रहा था, वैसे अब ऊपर की सतह पर स्थित अणु पर भी चारों तरफ से समान आकर्षण बल लगता है। तो जब तक ऐसा नहीं होता, उसके ऊपर कोई अणु नहीं आता, तब तक क्या करता है? वो अणुओं को सर्च करता रहता है, आकर्षण बल लगाता रहता है दूसरे अणुओं पे कि किसी तरह से ये मेरे पृष्ठ पर आ जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जो धूल के कण होते हैं हमारे ऊपरी सतह पर क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। और आपको उसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको झटका मारना पड़ता है कपड़ों पर। जब जोर से झटका मारते हैं तो धूल के कण कपड़ों से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही यहां पर हमने कह सकते हैं एक दूसरी घटना घटित होती है जिसको हम नाम देते हैं विशोषण की। विशोषण। तो विशोषण क्या हुआ? विशोषण हुआ कि अधिशोषण की घटना की विपरीत क्रिया, एक ऐसी क्रिया जिसमें किसी ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण की घटना के कारण जो किसी गैस के अणु इकट्ठे हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं, उन गैस के अणुओं को ठोस के पृष्ठ से बाहर निकालने की जो घटना होगी उसी को हम क्या कहेंगे? अधिशोषण कहेंगे। तो एक लाइन में डेफिनेशन लिखी जाए तो हम कह सकते हैं अधिशोषण की विपरीत क्रिया को विशोषण कहते हैं। विशोषण कहते हैं। इसमें किसी ठोस के पृष्ठ पर एकत्रित गैस के अणुओं को दाब घटाकर पृष्ठ से अलग कर दिया जाता है।
तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम विशोषण को समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। जो खासकर अधिशोषण का जो कारण है यह आपको पता होना चाहिए। मूल कारण बता चुका हूं कि किसी ठोस के भीतर के अणुओं पर सभी समीप के अणुओं द्वारा समान रूप से बल लगाया जाता है, जिससे वो संतुलित अवस्था में होता है। जबकि पृष्ठ पर जितने अणु होते हैं उन पर अंदर के अणुओं द्वारा तो आकर्षण बल लगाया जाता है, लेकिन ऊपर से कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है, जिसके कारण इन पर क्या होते हैं, जो बल है वो असंतुलित रहते हैं। तो उस चीज की पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं, अपने पृष्ठ के ऊपर जो भी गैसीय अणु होते हैं उन कणों को, गैस के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। और जैसे गैस के अणु उनके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तो इन पर लगने वाला बल भी क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। इसलिए किसी ठोस का जो पृष्ठ होता है वो अपने समीप उसके वातावरण में जो भी गैस होते हैं उनके अणुओं को अपने पृष्ठ पर क्या करता है, एकत्रित करने का प्रयास करता है। और यही अधिशोषण का क्या है, मूल कारण है। तो प्यारे बच्चों मुझे लग रहा है यह बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हमने मुख्य रूप से क्या समझा कि अधिशोषण क्या है, और आप चाहें तो लास्ट में हम एक और टॉपिक इसको और लेकर के इसको खत्म करते हैं, जो कि है अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस टॉपिक को लेकर के हम इसे एंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी हमने यह समझा कि अधिशोषण क्या होता है। अब हम समझ रहे हैं कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। अवशोषण तो हमने बताया, आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझाया था कि आपको ये एक स्पंज ले लीजिए, या एक हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब करने, जैसे कॉटन ही होती है उसी तरीके की, यदि आप जैसे फॉर्म होता है, फॉर्म ले लीजिए, और फॉर्म को यदि आप, हमने कहा किसी द्रव में डुबोएंगे तो वो फॉर्म उस द्रव को समान रूप से अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ऐसा नहीं है कि उसके पृष्ठ पर ही वह द्रव रहे और भीतर से वो क्या हो, वह द्रव अंदर की ओर न पहुंचे, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, वो अंदर तक उसे क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो इस घटना को हम कहते हैं अवशोषण। इसका अर्थ है अवशोषण की घटना में जो अवशोषक है वह अवशोष्य को अपने भीतर समान रूप से सब जगहों पर क्या कर लेता है, शोषित कर लेता है। पहला तो हमने कहा अवशोषण ये है। और अधिशोषण क्या है, अधिशोषण में जो ठोस होगा जिसे हम अधिशोषक कह रहे हैं, वह किसी गैस के अणुओं को, जिसे हम अधिशोष्य कहते हैं, उसको केवल अपने पृष्ठ पर ही एकत्रित करता है या शोषित करता है, पृष्ठ के ज्यादा गहराई तक शोषित नहीं करता। तो पृष्ठ पर हम कह सकते हैं जो एकत्रित अणुओं की संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे जैसे पृष्ठ से आप अंदर के जाएंगे उसकी तुलना में। तो यह क्या है, दोनों में अंतर है। तो लिख लेते हैं इस बात को कि अवशोषण में एक पदार्थ या ठोस द्वारा दूसरे पदार्थ को अपने भीतर, अपने अंदर लिख लेते हैं, अंदर सभी जगह समान रूप से एकत्रित कर लिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्म के टुकड़े द्वारा किसी द्रव को अपने भीतर अवशोषित करना। तो मैंने बताया ये पूरे जो फॉर्म के भीतर सभी कणों पर, पृष्ठ पर भी, उसके भीतर भी जो द्रव होगा समान रूप से क्या होगा, एकत्रित होगा, समान रूप से फैला हुआ होगा। ऐसे नहीं कि फॉर्म के एक हिस्से पर द्रव खूब सारा इकट्ठा हो जबकि दूसरे हिस्से पर क्या हो, जरा सा द्रव हो या द्रव की बहुत कम मात्रा हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारी कहलाती है घटना अवशोषण की। अब दूसरी हम समझते हैं जिसे हम कहते हैं अधिशोषण। तो अधिशोषण में हम कहते हैं इसमें
एक ठोस के पृष्ठ पर ही दूसरे पदार्थ की सांद्रता मतलब होता है कि एक पदार्थ की कितनी मात्रा किसी स्थान पर उपस्थित है, उसको हम सांद्रता से ही व्यक्त करते हैं। तो एक ठोस के पृष्ठ पर ही दूसरे पदार्थ की सांद्रता सर्वाधिक होती है ठोस के भीतर नहीं। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? अधिशोषण की घटना कहते हैं। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं अधिशोषण को। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमें लगता है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहीं पर एनसीईआरटी में एक और पॉइंट है, ये हमारा था एनसीईआरटी 5.1.1, अगला है एनसीईआरटी 5.1.2 और यह हमारा है अधिशोषण की क्रियाविधि। अधिशोषण की क्रियाविधि। तो ये जो टॉपिक है इसको मैंने अभी आपको कंप्लीट करवाया है, जिसमें मैंने कहा था अधिशोषण का कारण। जो मैंने कारण आपको बताया वही इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने अभी आपको बताया था कि अधिशोषण का मुख्य कारण क्या होता है कि कोई हमारा जो ठोस होता है, ये हमने ठोस लिया, ये जो कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है। मान लेते हैं ये हमने अणु ले लिए, ऊपर भी हमने इसके सतह पर अणु बना दिए, यहां पर भी अणु बना दिए। तो हम कहते हैं कि ठोस के भीतर के जो अणुओं पर लगने वाला बल होता है, जैसे हमने कहा था इस अणु पर चर्चा करें, इस अणु की यदि मैं बात करूं तो इस अणु को ये वाला अणु भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये भी आकर्षित कर रहा है, ऊपर वाला भी आकर्षित कर रहा है, नीचे वाला भी आकर्षित कर रहा है। तो अंदर के जितने भी अणु होंगे ठोस पर, उस पर सभी दिशाओं से समान रूप से बल लगता है। तो हम कह सकते हैं उस पर जो बल है वो संतुलित बल है। अब हम पृष्ठ की बात करें, यहां इस पृष्ठ के इस अणु की बात कर लेते हैं। चलिए, ये हमने ये वाला अणु ले लिया। इस अणु पर कौन कौन से बल लग रहे हैं? इधर की और नीचे वाला इसे नीचे खींच रहा है, बाएं वाला बाएं खींच रहा है, दाएं वाला दाएं खींच रहा है, लेकिन ऊपर से कोई इस पर बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है। तो ये वाला अणु, ऊपर की सतह के जितने अणु हैं, ये सब चाहते हैं कि जैसे अंदर के अणुओं पर लगने वाले सभी बल संतुलित हैं, उसी प्रकार हम पर लगने वाले बल भी संतुलित होने चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब इस वाली सतह के ऊपर अणुओं की एक और सतह आ जाए। तो अणुओं की एक और सतह कैसे आएगी? जब ये वाले अणु क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। और कोशिश कैसे करेंगे? यह अपने अगल बगल इसके ऊपर जो भी गैस होगी, जो भी कुछ होगा, गैस हो या वातावरण के में जो अणु उपस्थित हैं किसी भी गैस के, उन अणुओं को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, उन पर बल लगाएंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो वातावरण में यदि कहीं पर हमने कहा कि कोई अणु घूम रहे हैं, यहां पर इस प्रकार से कुछ अणु हैं, तो ये वाले अणु क्या करेंगे? इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब ये अणु इसकी सतह पर यहां पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, तो जैसे नीचे बल लग रहा है वैसे इस पे ऊपर से भी बल लगता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? संतुलित हो जाते हैं बल। तो जैसे ये ऊपर का ये वाला अणु ऊपर गैस के अणुओं को या वातावरण में उपस्थित अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वैसे सतह के सारे अणु आकर्षित करते हैं इस प्रकार से, जिसके कारण इन पर लगने वाले बल संतुलित हो जाते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक इनके ऊपर की सतह पर अणु नहीं आए थे, तब तक इन पर क्या लगा रहे थे? ये सबसे ऊपर की सतह के जो अणु थे, ये वाले अणु, ये अणु क्या लगा रहे थे? एक आकर्षण बल लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? ये एक आकर्षण बल लगा रहे थे। किस पर लगा रहे थे? इसके ऊपर, ठोस के ऊपर, जो वातावरण में विभिन्न गैसें हैं उनके अणुओं के ऊपर। अब जब कोई अणु इसकी सतह पर आ जाता है आकर्षित होकर के, तो क्या हो गया? अब वो आकर्षण बल समाप्त हो गया। साथ ही जब कोई अणु सतह पर नहीं आया था गैस का, तो वो क्या कर रहा होगा? वो भ्रमण कर रहा होगा, घूम रहा होगा, उसके अंदर गति होगी। यदि गति होगी तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन जब इस वाले सतह के अणुओं ने, ठोस की सतह पर उपस्थित अणुओं ने उसको अपनी ओर खींचा और अपनी सतह पर ला करके यहां पर चिपका दिया, तो अब उस अणु की, गैस के उस अणु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो समाप्त हो गई, वो तो रुक गया।
दूसरा, यह अणु जो इस पर बल लगा रहा था, उसको अपनी ओर खींचने के लिए बल लगा रहा था, और वह बल भी क्या हो गया, शून्य हो गया ना। तो इसके कारण यहां पर क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, हीट एनर्जी निकलती है। तो ध्यान रखना, अधिशोषण की जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो क्या कहा मैंने, अधिशोषण की घटना में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अर्थात जो अधिशोषण है, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अधिशोषण को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां मुझे लगता है आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अधिशोषण होता क्या है, अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। ये सब चीजें हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस कर ली है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। आप इसे तैयार कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे के टॉपिक्स को आपके सामने रखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।